द बिजनेस लीडर विद संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर गजराज पगरिया जी। गजराज पगरिया जी से चर्चा करने के पहले मैट्स यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट को हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर शिक्षा और समाज सेवा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें गजराज पगरिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। सीमित संसाधनों में पले बढ़े गजराज पगरिया ने अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से उस सपनों को साकार किया जिसे कभी असंभव माना जाता था। विश्व स्तरीय शिक्षा का छत्तीसगढ़ में केंद्र स्थापित करना 2006 में उनकी अगुवाई में स्थापित मैट्स यूनिवर्सिटी आज गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का पर्याय बन चुकी है। यहाँ केवल डिग्री नहीं बल्कि सोचने, नवाचार करने और समाज को दिशा देने की शिक्षा दी जाती है। चांसलर और अध्यक्ष के रूप में उनका नेतृत्व विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले गया। शिक्षा, उद्योग, खेल और समाज सेवा हर क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायी है। आइए मिलते हैं गजराज पगरिया जी से, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के एक मिशन को जीवन का उद्देश्य बना लिया। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं गजराज पगरिया जी। पगरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अखिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। कैसे दिमाग में आया कि एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसकी चर्चा पूरे देश में हो? देखिए, जब छत्तीसगढ़ सरकार में जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निर्णय किया कि यहाँ पे निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी जाए। तो मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे थे और जब वो बाहर पढ़ते थे मैं उनको होने वाली असुविधा देखता था। तो मेरे मन में ये तो रहता था कि भाई छत्तीसगढ़ में ऐसी सुविधा नहीं, इसलिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है और इतनी तकलीफ में रहते हैं पूना में और बेंगलोर में। तो मेरे को एक मन में आया कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बढ़िया खोला जाए। हमने जोगी जी से रिक्वेस्ट किया और हमारे साथ उस समय बेंगलोर से जैन यूनिवर्सिटी के चैनराज जी जैन भी जुड़े। वो शिक्षा के बड़ा नाम था, उनका अनुभव बहुत था। जोगी जी ने हमको 24 घंटे में यूनिवर्सिटी की परमिशन दी। उससे हम लोग बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये व्यक्ति इतना डायनेमिक है, 24 घंटे में परमिशन दे दिया हमको। तो हमने भी तय किया कि इसी सेशन में चालू करेंगे। और वो परमिशन हमको मई में दिए थे और जुलाई में नया सेशन चालू होना था। 2 महीने में हमने भवन तैयार किया, फर्नीचर तैयार किए और हमने चालू की। लेकिन कुछ कारणों से जब छत्तीसगढ़ में बहुत सी निजी विश्वविद्यालय हो गए और प्रोफेसर यशपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई, जिसमें ये उन्होंने तथ्य दिए कि भाई छत्तीसगढ़ में एक एक कमरे में एक एक यूनिवर्सिटी चल रही है, क्योंकि 130 यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू कर दिए थे छत्तीसगढ़ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे विश्वविद्यालय को क्रश कर दिया। तो हम भी उसमें बंद हो गए। तो हमने फिर रविशंकर विश्वविद्यालय से एफिलिएशन ले, क्योंकि हमने 300 बच्चों का एडमिशन ले लिया था। तो रविशंकर विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लेके हमने उन बच्चों को पढ़ाया। फिर 2006 में जब रमन सिंह जी की सरकार आई, तब फिर हमने वापस से अप्लाई किया और उसमें पहला अनुमति 2006 में हमको मिली विश्वविद्यालय खोलने की। 2006 से अनवरत अभी तक हम बहुत मजबूती के साथ इस काम को कर रहे हैं। प्रथम निजी विश्वविद्यालय है आप छत्तीसगढ़ के जी। ऐसे हम जितने भी यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते थे या जानते थे वो बाहर के होते थे, लेकिन अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी जो है इतना नाम कमा रहा है या उसकी चर्चा देश के दूसरे कोने में होती है। आपको कैसा लगता है? मन में बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि काम बड़ा कठिन था। एक तो यहाँ पे बच्चों के अंदर ये विश्वास पैदा करना कि बच्चे बाहर नहीं जाएं, क्योंकि बच्चों के मन में एक, या पेरेंट्स के मन में भी एक भ्रांति बनी रहती थी कि बम्बई में या बेंगलोर में या पूना में एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। और फैकल्टी बाहर से लाना और उनको यहाँ रिटेन करना और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का देना, ये बहुत तकलीफदायक काम था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, हम लोगों ने मेहनत की और हमको बहुत अच्छे लोग मिल गए, हमारे साथ टीम अच्छी बन गई। तो उस टीम के भरोसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नाम आपने मैट्स क्यों रखा? ये भगवान महावीर के नाम पे है। अच्छा। महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज हमारी जो सोसाइटी है, जिसके अंतर्गत हम ये मैट्स यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, वो श्री भगवान महावीर जैन कल्चर एंड एजुकेशन सोसाइटी है। जी जी। तो हम सेंट्रल इंडिया के अकेले जैन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। अच्छा। विश्वविद्यालय में अभी कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं आपके? हमारे पास 13 डिपार्टमेंट हैं
और उसमें 56 कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कॉमर्स के कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, लॉ है, फिजिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग के काफ़ी ब्रांचेज हैं हमारे पास। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेंट्रल इंडिया में हम अकेले हैं चलाने वाले। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हमारे पास हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आप रहे, राजनीति भी में रहे, आप कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े रहे, एजुकेशन में आए कैसे, आपको इसकी रुचि कैसे हुई? नहीं, मन की इच्छा थी और साथ अच्छा मिल गया। तो शौक भी था, सपोर्ट भी मिल गया, और मैंने आपको जैसे बताया कि परमिशन भी हमको इतने तत्काल मिली कि हमने फिर उसमें इंटरेस्ट लिया। और जब काम करने लगे तो इस काम में हमको ऐसा लगा कि बजाय किसी दूसरे व्यवसाय के ज़्यादा मन की शांति ज़्यादा अच्छी है। जब ग्रेजुएशन की भी बात आती है तो आपका विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है वो, क्योंकि आप चांसलर हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें भी आप बड़े खरे उतरते हैं। जी, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अकेली यूनिवर्सिटी हमारी है जिसको A+ ग्रेड मिला है NAAC के द्वारा, और ये संभव उसी लिए हुआ है कि हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, डिवोशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अगर आपके साथ अच्छे लोग नहीं हो जो डिवोशन के साथ, या जिनका शौक है पढ़ाना जी, या जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व शिक्षा को दिया है, वैसे लोग आपके साथ हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसी टीम हमको ईश्वर की कृपा से मिली है। जिस तरीके से मैं आपके विषय में जानता हूँ, आप जो है बच्चों को मोटिवेट करने का भी बड़ा काम करते हैं समय समय पर, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि अनुकरणीय है, कि शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो आपका संकल्प है वो भी मैट्स यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है जिस दिन बच्चा हमारे यहाँ से शिक्षित होकर निकले, उस दिन एक अच्छा नागरिक बन के निकले, उसके अंदर वो सारी काबिलियत हो जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए होनी चाहिए। तो मैं फैकल्टी को भी ये बोलता हूँ कि सिर्फ क्लास लेना या उनको पढ़ाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका व्यक्तिगत ध्यान रखना। और जैसे स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वैसे हम कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं। और मैं तो कुछ फैकल्टी को यहाँ भी बोलता हूँ कि आप पेरेंट्स के घर जाइए और उनसे घर में जाके मिलिए, वो आपको बढ़िया चाय नाश्ता भी कराएंगे, मान सम्मान भी देंगे, और आप बच्चे के बारे में जानकारी भी ले लेंगे और उनको अपनी फीडबैक भी दे देंगे। ऐसा भी प्रयास हमारे यहाँ के कुछ टीचर कर रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम आ रहा है। सामाजिक सरोकार की हम बात करते हैं तो मैट्स यूनिवर्सिटी उसमें भी खरा उतरता है कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित न रह जाएं। वो गजराज जी पगरिया का जो है संकल्प उसमें देखने को मिलता है कि हाँ, उन बच्चों को हमको पढ़ाना है। चाहे आरंग की मैं बात करूं या अन्य आसपास की बात करूं, वहाँ के बच्चों को भी आपने मैट्स यूनिवर्सिटी से जोड़ा है। जी, जब हमने मेन कैंपस बनाया आरंग से 6 किलोमीटर आरंग खर्रा रोड पे गुल्लू गांव में, तब ये एहसास होता था कि दूर है, लेकिन मेरा सोचना ये था कि ग्रामीण वातावरण में अगर हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जरूरत शिक्षा की उन्हीं लोगों को ज़्यादा है, शहर का जो क्रीम क्लास है वो तो बाहर चले जाता है। तो हमने वहाँ कैंपस बनाया। तो अब कैंपस में रौनक कैसे आए, बिना बच्चों के रौनक तो आ नहीं सकती। शहर का बच्चा वहाँ जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। तो हमने फिर ये तय किया कि आसपास के गाँव को बच्चों को ऑलमोस्ट फ्री नहीं पढ़ाएं, लेकिन उनको एक चांसलर स्कॉलरशिप के नाम से, ताकि उनका मान सम्मान भी बना रहे। तो 80 से 85% हम उनको चांसलर स्कॉलरशिप के नाम से फीस में डिस्काउंट देते हैं। और बस सेवा भी उनको फ्री कर दी हमने, कि जो अपने साधन से नहीं आ सकते हो, बस से आना चाहें तो उसके लिए बस आसपास के गांव में जाती है, बस उनको लेके आती है। तो 2016 से हमने ये चालू किया। उद्देश्य 2 था कि एक गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, दूसरा उद्देश्य था कि वो बच्चे आएंगे तो कैंपस में रौनक बढ़ेगी। तो आज ये है कि 1200-1300 बच्चे हमारे पास उसमें एनरोल हैं, और वो बच्चे बेहतर कर रहे हैं। जो दूसरे बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं या जो पूरी फीस दे के पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। उससे ज़्यादा खेल कूद में वो अच्छे हैं। कल्चर एक्टिविटी में भी वो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनको एक उनका सपना पूरा करने की जगह दिख रही है। और उनको लगता है कि हमारा सर्वाइवल जो है वो हमारी मेहनत पे ही है। तो वो लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। उनके अंदर एक स्वाभाविक गुण भी है कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको करना पड़ेगा, और उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। बहुत सही। तो उसके परिणाम बड़े सुखद आ रहे हैं। फैकल्टी जो है किसी भी विश्वविद्यालय की कहा जाए बैकबोन है, उससे ही सब कुछ चलता है, उससे ही बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और अच्छे नंबर्स आते हैं। तो फैकल्टी पर विशेष आप लोग ध्यान रखते हैं, तो क्या किन किन मापदंडों पर जो है फैकल्टी का चयन आप लोग के विश्वविद्यालय में होता है?
देखिए, हम सबसे पहले तो देखते हैं कि उसकी शैक्षणिक योग्यता उस पद के अनुरूप हो, जहाँ जितना कंपलसरी है कि पीएचडी होना चाहिए या इस तरीके का मार्क्स उसका होना चाहिए, उसको पहले देखते हैं। उसके बाद हमारे एचआर उनका इंटरव्यू करते हैं, फिर रजिस्ट्रार इंटरव्यू करते हैं, फिर वाइस चांसलर उनका इंटरव्यू करते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन में मैं खुद उनको देखता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कैसा उन्होंने कहाँ काम किया, वो सब उनसे सुनता समझता हूँ। और जब मेरा मन ये कहता है कि नहीं ये ओके, तब मैं उनको रखता हूँ। और ये बहुत अच्छी कृपा प्रभु की है कि बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं जो लगातार 20-20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। जबकि फैकल्टी को रिटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जबकि हमारे पास साधन सीमित हैं, उनको जो सुविधाएं बड़ी जगहों में मिलती है उससे कम सुविधाएं यहाँ हैं, तो भी वो बराबर उनको काम करना अच्छा लग रहा है। एक वातावरण, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हमने उनको दिया है। आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बड़ा धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, और आपके विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, वो मैथ्स का नाम को आगे बढ़ाते हैं। आपको कैसा महसूस होता है जब? उस दिन ये ऐसा महसूस होता है कि जिस उद्देश्य से हमने चालू किया था उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो काम बहुत करना है जी, लेकिन बच्चों की सफलता देख के मन में खुशी बहुत होती है, और अब ये मन का विश्वास भी बनता है कि हम अच्छा कर लेंगे। आपका ड्रीम क्या है इस यूनिवर्सिटी को लेकर? मेरा ड्रीम तो ये है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि विश्व में भी इस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। इस नाम से लोग पहचाने कि नहीं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन सफल तो जरूर होंगे। इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है? जैसे विदेशी बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है, तो उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? देखिए, बदलती हुई टेक्नोलॉजी से हम अपनी फैकल्टी को अपडेट कर रहे हैं। जो कुछ बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में आ रहे हैं उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके बच्चों को अच्छे से अच्छा एक करिकुलम दें, उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दें, साधन दें उनको, जिससे वो कर सकें, पढ़ सकें, सीख सकें। वो सारे प्रयास हम कर रहे हैं। अभी जैसे नए जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे एआई और तमाम चीज़ें जो हैं, उसकी भी शिक्षा भी, उसको भी अवेयरनेस जो है कहा जाए आपके द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा वो किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। हम इन सब चीज़ों को जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें समाहित, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको कर रहे हैं जी, और उस हिसाब से टीचरों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उस हिसाब से साधन भी मुहैया करा रहे हैं, उस हिसाब से ई लाइब्रेरी वगैरह का इंतजाम भी कर रहे हैं। वो सारे चीज़ें जो उसके लिए जरूरी है वो उनका व्यवस्था पूरी हम कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं अभी विश्वविद्यालय के पास? अभी हमारे पास रेगुलर मोड में तो 7,000 बच्चे हैं करीब, और इस साल चूंकि हमको A+ ग्रेड मिला है जी, तो हम एलिजिबल हो गए हैं डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए जी। तो डिस्टेंस और ऑनलाइन करके भी हमारे पास 2-3 हज़ार बच्चों का एडमिशन इस साल हो जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। डिस्टेंस एजुकेशन में किस तरीके से मैथ्स यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को जोड़ेगा या उन्हें शिक्षित करेगा? देखिए, पहले भी हम 2009 से 2015 तक हाँ डिस्टेंस एजुकेशन चलाते थे जी, हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे हमारे सेंटर बने हुए हैं। हमारे काउंसलर, हमारी टीम, हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ पे हैं जो वहाँ से बच्चों को जोड़ते हैं, और उनका सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास जो था उसको हमने अपडेट करके नया स्टडी मटेरियल भी पूरा बनाया है। जिस तरीके से आज के समय में सबसे अति आवश्यक है कि आप वैसे कोर्स में पढ़ाई करें जिसमें जॉब जल्दी लग जाए, या प्रशिक्षण की हम बात करें, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उस दिशा में भी मैथ्स ने अच्छे काम किए कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हर तरीके से परिपक्व बनाया जाए। उनको जो कंपटीशन है, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा का एक समय है, उसमें भी वो खरे उतरे, उनका भी प्रयास जो है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। जी, कुछ यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं जी, या कुछ बाहरी भी कंपनियां जैसे बॉस वगैरह है, उनके साथ हमने MOU साइन किए हैं। उनके एक्विजिशन सेंटर यहाँ बनाए हैं। एप्पल की एक लैब हमने यहाँ बनाई है, और उसमें सब बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से, उससे जिस कोर्स को कर रहे हैं उससे संबंधित स्किल के कोर्स को जोड़ के हम उनको उसमें शिक्षित कर रहे हैं ताकि उसमें उनको जॉब मिल जाए। और हमारे यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छा फैशन शो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन्होंने अपने अपने बुटीक भी बहुत जगह खोले। मैं वही जानना चाह रहा था जी। और वो सफल हैं, और खासकर बच्चियां जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना व्यापार कर रही है।
अच्छी अच्छी कंपनियों में मुंबई में, दिल्ली में उन लोग जो फैशन से जुड़ी हुई कंपनियां उसमें काम कर रही हैं और अच्छा, यानी उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है इसमें। जब बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, कई फॉरेन चले गए, कोई देश के दूसरे कोने में चले गए, तो जब आपको कभी मिल जाते होंगे, टकराते होंगे आपसे, तो अच्छा लगता होगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक गर्व होता है कि यार मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं या पढ़ी हुई हैं। और उन लोग जो धन्यवाद अर्पित करते हैं, सर आपके कारण हम यहाँ तक पहुँचे, वो मन को संतोष देता है। जैसे कि मैंने आपसे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, अब बात आती है कि विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खड़ा करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, वो प्रयास आपके द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं? देखिए, हम जो नई चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं हम लोग। सरकार का भी जिस जगह पे सहयोग लेना है उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। फैकल्टी भी अच्छे से अच्छी जो सब्जेक्ट के जानकार लोग हैं उनको बाहर से लाना, उनको जोड़ना, कुछ विजिटिंग फैकल्टी को जोड़ना, कुछ इंटरनेशनल सेमिनार्स कराना, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे एक वातावरण भी बने और यहाँ की बातें बाहर तक भी जाए। लोग बोलते हैं कि जहाँ पर आज के समय में चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात करें, फीस को लेकर बड़ा वो होता है, लेकिन मेरिट यूनिवर्सिटी जहाँ गरीब तबके के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हुए इनकी फीस को माफ़ करने की बात हो या छूट देने की बात हो, उसमें भी बहुत आगे है। देखिए, फीस तो सरकार का नियंत्रण है, उसमें फीस फिक्सेशन की गवर्नमेंट की कमेटी बनी हुई है जो ही निर्धारित करती है कि आप क्या फीस लेंगे, तो उससे बाहर जाके तो हम लोग काम नहीं कर सकते। छूट देना हमारे हाथ में है और वो जहाँ जरूरत होती है हम दे रहे हैं। जी, आज के समय में नैतिक शिक्षा की बड़ी बात होती है, जो मॉरल वैल्यू की हम बात करते हैं, जो आजकल युवाओं में कमी पाई जाती है, उस दिशा में भी मेरिट यूनिवर्सिटी चाहता है कि स्टूडेंट के साथ, उनके साथ उनको याद रहे कि हम किस देश के हैं, किस देश के नागरिक हैं, और जो मॉरल वैल्यू है उसके साथ वो काम करें जिससे देश उत्तरोत्तर प्रगति करे। उस दिशा में भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जी, हम लोग कुछ बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं जो इस सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता हैं, जो अच्छा बोलते हैं। अभी हमने यहाँ छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की बड़ी समस्या है और काफ़ी आप भी समाचार माध्यमों में देखते होंगे, ड्रग्स की काफ़ी चर्चा होती है। तो ड्रग्स के ऊपर जिसने बहुत ज़्यादा काम किया, समीर बिश्नोई ने, उनको हमने बुलवाया था। उन्होंने 2.5 घंटा बच्चों के बीच में स्पीच दी और इससे होने वाले नुकसान, इससे कैसे बचा जाए, इसमें गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेती है और रिहेबिलिटेशन उनका कैसे होता है जिनको आदत लग गई है, वो सारी जानकारी उन्होंने बच्चों को दी। तो ये चीज जो एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, उस तरह के बहुत से अलग अलग विषय के एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं, तो बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस तो आती है और उसके नफे नुकसान से दोनों से परिचित भी होते हैं। मुख्यतः तो ये बात है कि अच्छे और बुरे की पहचान अगर आप बच्चे करा देंगे तो कहीं बुराई की ओर नहीं जाएगा। ठीक कह रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है कि उसको बताया जाए कि ये चीज की अच्छाई, ये चीज की बुराई है। चॉइस करना आपके ऊपर है, तो आपके ऊपर अच्छी की चॉइस करता है बच्चा, बुरे की चॉइस नहीं करता। ठीक कहना है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। मेरिट यूनिवर्सिटी कितने बड़े कैंपस में फैला हुआ है? देखिए, यहाँ हमारे पास 3 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा सिटी सेंटर है, शहर के मध्य में है। जो हमारा मुख्य कैंपस है आरंग में, वहाँ हमारे पास 70 एकड़ जमीन है और 8 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। वहाँ लैब्स बनी हुई है, मेस बने हुए हैं, स्पोर्ट्स के सारे ग्राउंड बने हुए हैं, ऑडिटोरियम है हमारे पास, सब कुछ वहाँ पे हमने बनाया है। अब बात आती है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं, जो आपके यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, अब तक जब ये यात्रा जो चालू हुई मेरिट्स की, तो कितने स्टूडेंट पढ़ के निकल गए होंगे? तकरीबन पिछले 16 सालों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के निकले। 1 लाख जो बच्चे होंगे वो देश के कोने कोने से होंगे, अलग अलग जगहों से, बहुत सी जगहों में। प्रमुख रूप से कहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी में ज्यादातर आते हैं? छत्तीसगढ़ के तो पढ़ते हैं जी। उसके अलावा झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, एडजॉइनिंग स्टेट के बच्चे आते हैं। आप अपनी दिनचर्या कैसे रखते हैं? एक कहा जाए कुलाधिपति के तौर पर, चांसलर के तौर पर, जब आप समय इस पे देते हैं, क्योंकि आप समय भरपूर देते हैं, स्टूडेंट से आप बात खुद स्वयं करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो पहले ये होता था कि जो चांसलर है उनसे मिलना बड़ा कठिन होता था, लेकिन बच्चे बताते हैं कि यदि उनको कोई बात कहनी होती वो सीधे आप तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब देखिए, मैं चूँकि राजनीति से जुड़ा हूँ, रायपुर का मेरा जन्म है, पुराना बासिंदा हूँ, तो बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ही परिचित हैं, पेरेंट्स जो हैं,
तो वो अपना समझ के सीधा चले आते हैं। उसके लिए तो अवेलेबल रहना जरूरी, नहीं रहेंगे तो फिर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। और बच्चों से अगर कनेक्ट रहते हैं तो बच्चे भी अपनापन समझ के अपने सुख को दुख को बताने की कोशिश करते हैं। मैथ्स यूनिवर्सिटी और नए कौन कौन से कोर्सेज जो है वो चालू करना चाहती है? अभी तो जो कोर्सेज हैं हम उसी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो समय की ज़रूरत के हिसाब से जो नए सजेशन आएंगे उस हिसाब से हमारी इच्छा है कि मेडिकल, पैरामेडिकल और एग्रीकल्चर के कोर्सेज चालू करें। उसमें कुछ सरकारी हर्डल है, उनको दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा आपने बताया फैशन जो है इंस्टीट्यूट या फैशन पर जो काम मैथ्स ने किया उसकी काफ़ी चर्चा होती है। उसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसकी बहुत डिमांड है प्रदेश में और देश में? देखिए, लॉ की बहुत डिमांड है आजकल। लॉ के विषय में लोग बहुत रुचि ले रहे हैं। कॉमर्स से रिलेटेड जो बीबीए एमबीए के कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज, उसमें बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैथ्स ने कम समय में जो है अपना एक अलग स्थान बनाया, कंपटीशन भी बहुत है, उस कंपटीशन को कैसे फेस करते हैं आप? सिंपल फार्मूला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अपने आप को फिट रखिए, जितना आप फिट रखेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना इस कंपटीशन से उभर के ऊपर आएंगे। आपने अपनी जिंदगी में रोल मॉडल किसे माना कि इस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर कि मुझे इस तरीके से काम करना है और समाज में एक अलग मुकाम स्थापित करना है। देखिए, बहुत से लोग हैं, किसी एक व्यक्ति का जिक्र करना इसमें संभव नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है जो भी अपने संपर्क में, जिनके संपर्क में मैं आया, उनकी हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो उनकी क्या अच्छाई है, कोशिश करता हूं कि उसको अडॉप्ट कर सकूं। बहुत अच्छा। रुचि तो आपको थी ही, आपने जैसा बताया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि आप पुराने अलग अलग व्यापार से जुड़े रहे हैं, तो कुछ तो रहा होगा जिंदगी में कि नहीं, मुझे अब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम करना है। मन में तो इच्छा थी, लेकिन मैं हर व्यवसाय में एक्सीडेंटल आया। शुरुआत की थी, कपड़े का काम करते थे। बाद में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, कपड़े की दुकान कहाँ थी? मालवी रोड में। मालवी रोड में। स्कूल के समय से मैं दुकान में अपनी ड्यूटी देता था, स्कूल से जाके आने के बाद। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो कुछ परिचित थे, उनके कारण कंस्ट्रक्शन के काम में आ गए। कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे, और यहाँ जब एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये एजुकेशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परमिशन मिल रही है, तो उसमें साथ मिल गया, ये चालू कर दिया। तो कुछ ना कुछ कुदरत ने ही अपने लिए तय करके रखा था कि आपको कहाँ जाना है। अब इसके बाद क्या प्लान है आपका? वो ईश्वर जाने। कोई नया कुछ अच्छा मन के रुचि का ऑफर आएगा, जरूर उसको करेंगे। परिवार का कितना सहयोग मिला आपको इसका? पूरा सहयोग मिला है। जब तक आपकी टीम का और आपके परिवार का सहयोग नहीं हो तो आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सब ने अपनी अपनी क्षमता से बढ़ के सहयोग किया है। परिवार में कैसे जिम्मेदारियों को आपने बांटा है? बेटा है, वो काम देखता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारा उसके जिम्मे में है। बेटी मेरी डॉक्टर है, वो एमडी रेडियोलॉजी है, वो अपना एक उसका अपना अलग फील्ड है। घर में माता जी हैं, पत्नी हैं, वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, घरेलू जिम्मेदारी संभालते हैं, जहाँ से हम फ्री रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सबके अपना अपना जो रोल है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अपने जिम्मे में बहुत कम काम है। आप चांसलर भी हैं, लेकिन रायपुर को आपने बदलते हुए देखा। मालवी रोड की आपने चर्चा की, या आपने इस शहर के उप महापौर भी रहे, तो बड़ी जिम्मेदारियां आपने देखी। शहर को आपने बहुत करीब से देखा, इस बदलते हुए रायपुर को आपने देखा। जो प्रमुख बदलाव इन 25 वर्षों में राज्य बनने के बाद आपको दिखता है, वो क्या क्या है? देखिए, रायपुर एक छोटे शहर से विश्व स्तरीय शहर बना है पिछले 25 सालों में। एक समय ऐसा था जब यहाँ लोग आने में इसलिए घबराते थे, डरते थे कि उन लोगों के मन में भ्रांति थी कि ये नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया है, यहाँ हम अगर ट्रेन से उतरेंगे, हवाई जहाज से उतरेंगे तो नक्सलाइट हमको पकड़ लेंगे। और बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छोटा शहर था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और हर क्षेत्र में विकास हुआ, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बल्कि हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में,
व्यापार के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में इतना डेवलपमेंट हुआ कि अब पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं। और ये यहाँ के लोग इतने सज्जन और सीधे साधे हैं, इतना बढ़िया वातावरण है कि इस वातावरण के कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। 25वें वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रवेश कर दिया, राज्य बना, 25 वर्ष हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असीम संभावनाओं का प्रदेश है ये। यहाँ संभावनाएं बहुत है, कार्य करने की जरूरत भी बहुत है और यहाँ के लोगों में क्षमता भी बहुत है। तो अगर सब मिलकर मेहनत करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे और सिर्फ छत्तीसगढ़ का हित सोचेंगे, तो हिंदुस्तान की सबसे उन्नत स्टेट के रूप में हम छत्तीसगढ़ को अगले 10 सालों में देखेंगे। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें और मेहनत करें। वही बच्चों को भी सिखाते होंगे आप? वही सिखाते हैं कि जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और उस लक्ष्य का सपना नहीं देखेंगे और उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उस लक्ष्य के परिणाम आपको हासिल नहीं होंगे। 2 ही चीज है, आप एक अपना गोल फिक्स करें कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए जो कुछ भी मेहनत हो सकती है, जिस तरीके से हो सकती है, या जिन लोगों ने सफलता उस क्षेत्र में प्राप्त की है उनकी जीवनी देख के आप लगातार मेहनत करें तो निश्चित रूप से आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग असफलता से घबरा जाते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से राज्य बना, निजी विश्वविद्यालयों को परमिशन मिला, उसके बाद वो परमिशन जो है वो निरस्त हो गया, पर भी आप हार नहीं माने, पुनः प्रयास किए और उसके बाद 2006 में इसकी पुनः स्थापना होती है। तो जो असफलता है उसमें धैर्य रखना कितना जरूरी है? वही तो ज्यादा जरूरी है। अगर असफलता से डर के घर में बैठ गए तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपके मन में ये घबराहट नहीं हुई कि अब नहीं खुलेगा, ये काम बंद करना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं हुआ। हमको तो मन में ये था ना, नहीं होगा तो ये तो कॉलेज के तरह से चला ही रहे ना, कभी ना कभी तो इसका रास्ता बनेगा। और एक शुरुआत जो चीज की हो जाती है, फिर वो जिस चीज का जन्म हो गया वो फिर पनपता तो है ही ना। बहुत सही, बहुत अच्छी बात जो है गजराज पगरेजी ने कही। पगरेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द बिजनेस लीडर में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से मैथ्स काम कर रहा है वास्तव में अनुकरणीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। The Business Leader with Sandeep Bakhil.